তোমার বাচ্চা হইব দে তো পেট ভরবো না। एक औरत जो बोल नहीं सकती, बांझ है, अनाथ है और ससुराल में उसे बस एक बोझ समझा जाता है। ना कोई उसकी सुनता है, ना कोई उसका दर्द समझता है। पति चाहता है छुटकारा, सास चाहती है दूसरी बहू और वो बेचारी चुपचाप सब सहती जाती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक अजीब बच्चा न जाने कहां से आता है, न जाने कहां जाता है। एक ऐसी कहानी जो आपको रुलाएगी भी और डराएगी भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी शुरू होती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो अजान सुनकर वजू करने के लिए बाहर निकलती है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। वो अकेली अंधेरे में नल खोलकर वजू कर रही होती है। जब उसका वजू खत्म होने को होता है तभी अचानक उसे एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। इससे वो लड़की बहुत ही डर जाती है, इसलिए वो जल्दी से वजू खत्म करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी वो बार बार वही डरावनी आवाजें सुनती रहती है। धीरे धीरे वो आवाजें और ज्यादा तेज होने लगती हैं और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसीलिए वो फिर से चलने लगती है। लेकिन इस बार उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है और इस बार जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो डर के मारे चिल्लाना चाहती है, लेकिन वो लड़की गूंगी थी, इसलिए उसकी चीख की आवाज कोई सुन नहीं पाता। वो अंदर ही अंदर चिल्लाती रहती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। और ठीक उसी वक्त हम दीवार के पास एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। वो उस वक्त उस लड़की की तरफ अजीब तरह से देख रहा था। इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। वो लड़की कल रात बहुत ही डर गई थी, इसलिए वो अभी सो रही होती है। उस लड़की का नाम मौसमी हामिद होता है। इसके बाद हम उसके परिवार को देखते हैं। मौसमी का पति और ससुराल का कोई भी उससे खुश नहीं है। मौसमी के पति का नाम है दुलाल और वो भी मौसमी की कोई इज्जत नहीं करता। उसकी सास तो मौसमी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो खाना बना रही थी और साथ साथ मौसमी को गालियां भी दे रही थी। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि मौसमी सिर्फ गूंगी ही नहीं, वो अनाथ भी है। उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए ये लोग दया दिखाकर एक अनाथ लड़की को घर की बहू बनाकर ले आए थे। लेकिन अब क्योंकि मौसमी कोई बच्चा नहीं दे सकी, इसलिए वो लोग अब मौसमी से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। उनकी सोच कुछ ऐसी थी कि जिस जमीन में फसल ना हो उस जमीन को रखकर क्या हासिल होगा। इसलिए वो अब मौसमी को भगाना चाहते हैं और अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन मौसमी को वो भगाएंगे कहाँ? यही सोचकर उन्होंने उसे एक नौकर की तरह अनादर के साथ घर में ही रहने दिया है। इसके बाद दुलाल का पिता घर आता है। वो रात भर मछली का व्यापार करके सुबह सुबह घर लौटा था। हाथ मुंह धोते वक्त वो अपनी पत्नी से पूछता है, कल रात बहू डर गई थी? तो उसकी पत्नी बोलती है, हाँ अभी भी पड़ी हुई है, ना जाने क्या देखकर बेहोश हो गई। तो उसका पति बोलता है, उसे नमक का वो खिलौना खिलाओ और मैं उसके शरीर पर ताबीज बांधने का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उसकी पत्नी आकर कहती है कि लगता है उसके ऊपर जिन्न का साया है। मैं इस लड़की को नहीं रखने वाली, मैं दुलाल की दूसरी शादी करवाऊंगी। दुलाल का पिता इस बात का जवाब दिए बिना बोलता है, प्लेट में सिर्फ चावल क्यों है? चावल के साथ चीनी कहाँ है? तब उसकी पत्नी एक खाली चीनी का डब्बा लेकर आती है और कहती है कि उसने कल शाम एक पूरा डब्बा चीनी का भरा था, लेकिन अब एक दाना भी नहीं है। उन्हें ये बात बड़ी ही रहस्यमयी लगती है। इसके बाद हम दुलाल और उसके दोस्त मुसाद को देखते हैं। दुलाल मूल रूप से विदेश जाने वाला है। वो मुसाद के साथ जरूरी कागजात और वीजा के लिए फोटो खिंचवाने आया हुआ था। इसके बाद जब वो घूमने निकलते हैं तो मुसाद दुलाल से पूछता है, पिछली बार ससुराल से पैसे लेकर गया था, इस बार कैसे जाएगा या अब दूसरी शादी करेगा? तब दुलाल बोलता है, शादी तो करूंगा लेकिन कुंवारी रखूंगा। तब इस पर मुसाद बोलता है, एक बार अपनी बीबी को मुझे ट्राई करने दे, देखूं दिक्कत जमीन में है या बीज में। दुलाल तब बेशर्मी से कहने लगता है, मैं छोड़ दूंगा फिर ट्राई करना। मुसाद तब मौसमी का खूब मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, अगर तेरी बीबी सच में गूंगी बहरी है तो बुरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर तेरा बच्चा भी होता तो वो भी तेरी बीवी की तरह साइलेंट टीवी होता। मूल रूप से मौसमी के गूंगे होने को लेकर सब लोग उसे अपमानित करते रहते हैं। वो दोनों तब मौसमी को लेकर हंसी मजाक में लग जाते हैं। इधर हम मौसमी को देखते हैं। वो हमेशा खुद को लेकर बहुत ही डरी सहमी सी रहती है, इसीलिए वो हमेशा मानसिक रूप से टूटी हुई रहती है। नहाने से लेकर हर काम करते वक्त उसका मन उदास रहता है। वो खुद से नफरत करती है। खुद के गूंगे होने और बच्चा ना दे पाने को लेकर बहुत रोती है। अब यहाँ खाना खाते वक्त भी वो रोती रहती है, लेकिन अचानक ही वो फिर से वही अजीब और डरावनी आवाज सुनती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है।
इसके बाद जब वो पास में देखती है तो वो छोटा लड़का उसकी तरफ घुटनों के बल रेंगते हुए आ रहा होता है। उस लड़के के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। देखने में वो बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए मौसमी बहुत ही डर जाती है। अब ठीक उसी वक्त वहाँ मौसमी की सहेली आती है। ये लड़की पास के घर में रहती है। वो हमेशा मौसमी का साथ देती है। मौसमी तब डरकर उस बच्चे को दिखाना चाहती थी, लेकिन अब अगले ही पल देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। इसलिए अब वो और ज्यादा डर जाती है और अपनी उस सहेली को गले लगा लेती है। इसके बाद रात को जब मौसमी ईशा की नमाज पढ़कर सलाम फेर रही थी, तभी उसने खिड़की के पास फिर से वही अजीब लड़के को देखा। वो लड़का उसकी तरफ देखकर क्रीपी तरीके से मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही मौसमी उसकी तरफ देखती है वो बच्चा छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा फिर से खिड़की से झांकता है। इसी बीच दुलाल घर आ जाता है और वो मौसमी को बता देता है कि फैसला हो गया, तुम्हारे जैसे बेकार माल के साथ मैं अब और नहीं रहूंगा। इसके बाद वो सिगरेट जलाता है और मौसमी को बुलाने लगता है, लेकिन मौसमी नमाज खत्म करके उसे इशारे में समझाने की कोशिश करती है कि एक छोटा बच्चा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और वो उस बच्चे को हमेशा अपने आसपास देखती है। लेकिन दुलाल उसकी कोई बात समझ नहीं पाता। दुलाल तब गुस्से में बोलता है, 8 साल तेरे साथ रहा, लेकिन तेरी बात मैं कभी समझ नहीं पाया। अब वो मौसमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मौसमी उसे रोकती है तो दुलाल गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तेरे जैसे बेकार माल को मार भी दें तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त मौसमी फिर से वो डरावनी आवाज सुनती है और दुलाल के पीछे उस बच्चे को देखती है। इसीलिए वो दुलाल को धक्का देकर हटाती है और उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन वो बच्चा उसे नहीं मिलता। वो सारी रात बाहर ही गुजारती है। बच्चा ना होने के दर्द में वो रोती रहती है। वो कल्पना करती है कि उसका भी एक बच्चा होगा और इसके बाद वो मिट्टी पर एक नवजात बच्चे की तस्वीर बनाती है और उसे देखकर रोती रहती है। इससे हम समझ पाते हैं कि एक बच्चे के लिए वो खुद भी कितनी तड़प रही है। एक बच्चा ना होने का दर्द, उसकी ये अनाथ जिंदगी और साथ में गूंगी होकर बोल ना पाने का दर्द अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हीं सब बातों के लिए उसे सब अपमानित करते हैं, इसलिए उसे अपनी ही जिंदगी एक बोझ जैसी लगने लगती है। वो जैसे जीने का कोई सहारा ही नहीं ढूंढ पाती। लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से वो बच्चा आकर उसे प्यार से गले लगा लेता है। लेकिन ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि एक जिन्न का बच्चा होता है। लेकिन उसे मौसमी बहुत ही पसंद है, इसलिए वो मौसमी से प्यार पाने के लिए बार बार उसके पास आता है। मौसमी तब उसकी मौजूदगी में अपना सारा दर्द भूल जाती है और इस बच्चे में ही वो अपने माँ होने का सुख पाती है और उसे बहुत ही प्यार करती है। इस तरह रात बीत जाती है। सुबह होते ही एक बुजुर्ग आदमी देखता है कि मौसमी तालाब में तैर रही है और जब ये बात सबको पता चलती है तो पूरे गांव वाले देखने आ जाते हैं। तब सब यही मानते हैं कि मौसमी पर जिन सवार हो गया है और यही जिन मौसमी को बच्चा होने नहीं देता, क्योंकि बच्चा हो जाने पर जिन को साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं ये खबर सुनकर दुलाल और उसके माँ बाप आते हैं। दुलाल का पिता दुलाल को पानी में उतारकर मौसमी को निकालने के लिए कहता है, लेकिन दुलाल की ये करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए जब दुलाल का पिता खुद मौसमी को निकालने जाता है तो ठीक उसी वक्त मौसमी को होश आ जाता है और वो खुद ही अजीब तरीके से तालाब से बाहर निकल आती है। उस वक्त वो बहुत ही डरावने तरीके से हंस रही थी। यहाँ सभी बहुत ही डरने लगते हैं और आपस में कहते हैं कि शायद जिन ने ही उसे पकड़ कर रखा था और अब छोड़ दिया है। खैर, घर लौटने पर मौसमी की सहेली पूछती है कि तू तालाब में क्यों उतरी थी, तो मौसमी उसे उस बच्चे के बारे में बताने की कोशिश करती है। मौसमी उसे इशारे से समझाती है कि एक छोटा बच्चा उसे बुलाता है, लेकिन वो किसका बच्चा है और वो कहाँ से आया है ये वो नहीं जानती। तब उसकी सहेली मौसमी से पूछती है, तुम उस बच्चे को पहचानती हो? मौसमी बताती है कि वो उसे नहीं पहचानती। तब उसकी सहेली मौसमी को एक मोबाइल देती है और दिखाती है कि मोबाइल से फोटो कैसे खींचते हैं। फिर वो मौसमी से कहती है, अगली बार जब वो बच्चा आए तो उसकी फोटो खींच लेना। मौसमी उसकी बात मान जाती है और फोटो खींचना सीख लेती है। मौसमी इस घर में बहुत ही काम करती है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन इस घर में उसके काम का कोई अंत नहीं है। थोड़ी देर के बाद मौसमी का ससुर दुकान से मिठाई लेकर आता है और मौसमी को कहता है कि मिठाई को कटोरे में रख दो। जब मौसमी कटोरा लेने जाती है तभी इसी मौके पर मौसमी का ससुर अपनी पत्नी से कहता है, तकिए के नीचे जो ताबीज रखने को कहा था वो रख दिया? मौसमी की सास कहती है कि ताबीज उसने रख दिया है। दरअसल वो दोनों चाहते हैं कि मौसमी ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने जिन भगाने का ताबीज मौसमी को दिया है। लेकिन इसके बाद एक अजीब घटना घट जाती है। जब मौसमी मिठाई लेने के लिए कटोरा लेकर आती है तो वो देखती है कि मिठाई के डब्बे में कोई मिठाई नहीं है, सारी मिठाई खत्म हो चुकी है। उसके सास ससुर सोचते हैं कि शायद मौसमी और उसके साथ रहने वाले जिन ने सारी मिठाई खा ली, इसलिए उसकी सास मौसमी को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उस पर कीचड़ उछालती है। मौसमी तब बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने मिठाई नहीं खाई,
लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। उसकी जिंदगी की हर चीज जैसे बिखरती जा रही है। इसलिए वो अगले दिन अपनी सहेली के घर से खीर के लिए चावल और चीनी लेकर आती है। इसके बाद वो घर लौटकर छुपकर खीर पकाती है। फिर वो कटोरे में खीर लेकर एक जगह रख देती है। फिर थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाती है और उस बच्चे के आने का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वो जिन्न का बच्चा आता है और खुशी से खीर खाने लगता है। अब ठीक उसी वक्त मौसमी मोबाइल से उसका फोटो खींच लेती है, लेकिन अचानक ही वो बच्चा जिन्न ये सब देख लेता है और जोर से चीखने लगता है। मौसमी तब मोबाइल को फेंक कर उस बच्चे को गोद में उठा लेती है और प्यार करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक डरावनी आवाज आती है और वो समझ जाती है कि उस बच्चे जिनकी फोटो वाला मोबाइल अजीब तरीके से जल गया है। और इसके बाद जब वो देखती है तो उसकी गोद में कोई नहीं होता। तब वो बहुत ही हैरान हो जाती है। इसके बाद मौसमी अपनी सहेली के पास आकर ये सारा किस्सा बताती है और वो जला हुआ मोबाइल दिखाती है। उसकी सहेली समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है। इधर दुलाल मुसाद के दलाल के जरिए विदेश जा रहा होता है और उसका काम आज फिक्स हो गया था। मुसाद बताता है कि दुलाल का काम विदेश में जाकर लड़कियों से जुड़ा होगा, यानी वो लड़कियों का शोषण करेगा और इससे उसकी कमाई होगी। इसलिए दुलाल बहुत ही खुश होता है। लेकिन विदेश जाने से पहले वो किसी दूसरी लड़की के साथ बुरा काम करना चाहता था, लेकिन वो लड़की कुंवारी होनी चाहिए। तब मुसाद उसका इंतजाम करने को कहता है और बोलता है कि ये उसके लिए मामूली बात है। दुलाल तब ऐसी किसी लड़की का नंबर दिलाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब रात को दुलाल गंदी वीडियो देख रहा था, तब मुसाद दुलाल को व्हाट्सएप पर नुसरत नाम की लड़की का नंबर भेजता है। दुलाल देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मौसमी उस वक्त नमाज पढ़ रही थी, इसलिए वो बाहर आकर दरवाजा बंद कर लेता है और उस लड़की को कॉल करता है। लड़की कॉल उठाकर उसे सलाम करती है। दुलाल बोलता है, बड़ी तमीजदार लगती हो, लेकिन मुझे तो बदमाश पसंद है। इसके बाद वो बेशर्मी से पूछता है, तुम कुंवारी हो? ये सुनकर वो लड़की गुस्से में कॉल काट देती है और इधर दुलाल बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन नुसरत उसका कॉल नहीं उठाती। इससे दुलाल का दिमाग खराब हो जाता है और वो कमरे में आकर देखता है कि मौसमी नमाज पढ़ रही है और पास ही उसका पासपोर्ट जल रहा है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है और सोचता है कि शायद मौसमी ने ये काम किया है, इसलिए वो मौसमी को मारने जाता है। ठीक उसी वक्त पीछे से एक अदृश्य शक्ति यानी वो जिन्न का बच्चा दुलाल को रोक देता है और उसे पैरालाइज्ड कर देता है। दुलाल भी बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा जिन्न मौसमी के शरीर पर सवार हो जाता है। सुबह दुलाल की ये हालत देखकर सब रोने धोने लगते हैं। वहीं दुलाल का पिता दुलाल के दोस्त को लेकर कबीराज के पास जाता है, जो जिन्न भगाने में एक्सपर्ट था। यहाँ सारी बातें जानने के बाद कबीराज बोलता है, जिन्न का बच्चा, अब या तो तेरा आखिरी दिन होगा या मेरा। मैं तुझे खत्म किए बिना खाना नहीं खाऊंगा। इसके बाद वो जिन्न भगाने निकल पड़ता है और इधर मौसमी के पास वो जिन्न का बच्चा आता है। मौसमी उस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे गले लगाने के लिए बुलाती है। बच्चे के पास आते ही वो उसे भींचकर गले लगा लेती है और इधर दुलाल का पिता घर पर कबीराज को बुलाकर लाता है। कबीराज घर में कदम रखते ही बता देता है कि इस घर में एक जिन्न का बच्चा है और तब हम देखते हैं कि मौसमी उस बच्चे जिन्न के साथ खेल रही है। इसके बाद कबीराज बताता है कि जिन्न भगाने के लिए 5000 रुपए लगेंगे। दुलाल का पिता बोलता है, बच्चा जिन्न है तो इतने पैसे क्यों लगेंगे? कबीराज बोलता है, बड़े जिन्न को तो एक बात कहकर समझा लो, लेकिन बच्चे जिन्न को कैसे समझाओगे? जिनकी साइकोलॉजी समझो भैया। वेल, इसके बाद वो जिन्न भगाने में क्या क्या लगेगा उसकी एक लिस्ट देता है। इधर हम देखते हैं कि मौसमी उस बच्चे जिन्न को चीनी खिला रही है। इससे हम समझ पाते हैं कि इसी बच्चे जिन्न ने इस घर का पूरा चीनी का डब्बा खाया था और मिठाई भी खाई थी, जो बाद में मौसमी भूल गई थी। बड़े ममता से मौसमी अपने बच्चे की तरह उसे गोद में लेकर चीनी खिलाती है। इधर कबीराज अपना काम शुरू करता है। मौसमी तब धीरे धीरे समझ जाती है, इसलिए वो रोने लगती है और उस बच्चे जिन्न को चले जाने को कहती है। उसके चेहरे पर दर्द की छाप थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने बच्चे को खो रही है। बच्चा जिन्न भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन मौसमी की विनती करने पर वो वहां से चला जाता है। इधर कबीराज मंत्र पढ़ते हुए मौसमी के कमरे की तरफ आने लगता है। वहीं मौसमी अपना सर बार बार खिड़की से मारने लगती है। इस गूंगी बेबस मौसमी ने बड़ी मुश्किल से मिले माँ के रिश्ते को खो दिया था, इसीलिए वो बहुत ही तकलीफ में होती है। तभी कबीराज आकर मौसमी के कमरे में घुसकर उसे घसीटते हुए बाहर निकाल कर लाता है। इधर पूरे गांव वाले जिन्न भगाने का तमाशा देखने के लिए वहां भीड़ लगाए बैठे होते हैं। कबीराज मौसमी को सिर झुकाने को कहता है। इसके बाद वो अपने हाथ में पकड़ी लाठी से जमीन पर एक लकीर खींचता है और मौसमी को उस लकीर पर नाक घिसते हुए आगे बढ़ने को कहता है। कबीराज ने बाहर लाल कपड़े से एक घर बनाया होता है
वो बताता है कि मौसमी के शरीर से जिन भगाने के लिए उसे उस घर में कैद करना होगा। लेकिन जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंचती है, मौसमी झट से कविराज की लाठी छीन लेती है और कविराज को पीटने लगती है और अजीब तरह से हंसती रहती है। उधर कमरे से दुलाल और उसकी माँ ये सब देख रहे होते हैं। मौसमी के डर से कविराज छुप जाता है, तो फिर मौसमी डरावने तरीके से हंसती रहती है। हम तब समझ पाते हैं कि मौसमी के शरीर में बच्चा जिन फिर से प्रवेश कर गया है। कविराज सबको बोलता है कि मौसमी को पकड़ लो, एक बुरे जिन ने उसे कब्जे में ले लिया है। लेकिन कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। ठीक उसी वक्त पीछे से दुलाल की माँ आकर मौसमी को मारने लगती है और जमीन पर गिरा देती है। और तब सब आकर मौसमी को लात घूंसे मारने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिन को मार रहे हैं। तब मौसमी की वो सहेली उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने सारे लोगों से वो मौसमी को बचा नहीं पाती। यहाँ गांव वाले मौसमी को अधमरा कर देते हैं। तभी दुलाल का पिता आकर कहता है, इसे जला दो। इसके बाद दुलाल की माँ मौसमी के शरीर पर पेट्रोल डालती है। मौसमी तब बेबसी से सबको एक नजर देखती है, क्योंकि उसे सब मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। मौसमी की नजर से ये लोग उसे जानवर की तरह लगते हैं। सब उसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन मौसमी तो जीना चाहती है। लेकिन उसके पक्ष में उसकी सहेली के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए वो मौत को ही कबूल कर लेती है। इसके बाद जब दुलाल का पिता मौसमी को आग लगाने के लिए माचिस जलाने जाता है, तभी वो आग खुद ब खुद बुझ जाती है। बार बार कोशिश करने के बावजूद वो आग जला नहीं पाता। और ठीक उसी वक्त अजीब तरह से सबके शरीर में जलन और तकलीफ शुरू हो जाती है और सब एक एक करके पैरालाइज्ड हो जाते हैं। यहाँ कविराज जिनके बच्चे को देखकर बहुत डर जाता है और उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं। सबकी ये तबाही देखकर बच्चा जिन पागलों की तरह चीखने लगता है और उसकी इस चीख को कोई सह नहीं पाता। ये आवाज जैसे सबके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। सब पागलों की तरह करने लगते हैं और उनकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और सबके सब मारे जाते हैं। इसके बाद बच्चा जिन मौसमी के पास आता है और उसे किस करता है, साथ ही मौसमी की आंखों के आंसू पोंछ देता है। देखने से लगता है जैसे अब उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। वहीं चारों तरफ सबके निर्जीव शरीर पड़े हुए होते हैं और उनके बीच से बच्चा जिन मौसमी को लेकर चला जाता है। और इसी के साथ इस कहानी का यही हो जाता है दी एंड। लेकिन इस कहानी को देखने के बाद एक बात कहे बिना नहीं रह सकते कि मौसमी की तरह इस समाज में बहुत से लोग हैं जो डिसेबल हैं। कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई काला है तो कोई मोटा है, कोई बच्चा जनने में असमर्थ है। लेकिन आखिर में वो भी तो इंसान है। ये हमारे साथ भी हो सकता था। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। जिंदगी में उनकी जो कमजोरियां हैं, उन्हीं को लेकर वो खुद पछताते रहते हैं। इसके बावजूद अगर हम उन्हें और तकलीफ देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो वो किसके सहारे जिएंगे? क्या वो खुश रह पाएंगे? इसलिए ऐसे लोगों से प्यार करें, उनका ख्याल रखें, ताकि वो भी खुश रह सके। तभी यह समाज सुंदर बनेगा, तभी मानवता जीवित रहेगी। तो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।